हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT की, जिसके फॉर्म्स हमारे ऑलरेडी भर चुके हैं, फिल हो चुके हैं। और ये वीडियोस जितने भी हैं वो साथ साथ उन बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल होने वाली हैं जो स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमारी 450 वैकेंसी जो है अनाउंस होने वाली है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। बिकॉज देखिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो या फिर स्पेशल एजुकेटर हो, ज़्यादातर 90% जो आपका सिलेबस है वो हमारा सेम ही रहता है, तो हम ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारी ये क्लास सेकंड है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन आप लोगों को समझाया है एक थ्योरी बेस पर। ठीक है, कि भाई क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में, उसमें सन दिए होंगे। ठीक है, आपको ईयर वाइज दिया होगा कि भाई इस ईयर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस ईयर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बट उन ईयर में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट युग आए थे, एक एराज आए थे, वो आपको समझाना चाहती हूँ हमारे हिस्ट्री में स्पेशल एजुकेशन की। देखिए, सब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बता देते हैं कि कौन से सन में आए थे, पर साथ के साथ आजकल पेपर इतना टेक्निकल होने लग गया है कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव से पेपर देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर होल सोल तैयारी करनी है, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आपको ये वाला जो हिस्ट्री का स्पेशल एजुकेशन का ये जो पार्ट है ये भी देखना पड़ेगा। हमारे युग जो आए थे हिस्ट्री में स्पेशल एजुकेशन की, वो आपको देखना पड़ेंगे कि भाई उन युगों में किया क्या गया था, क्या कहा गया था। उसके बाद में आपको इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स रहेंगे उसकी भी नेक्स्ट वीडियो, अगले जो वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगी, शेयर कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी जो क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स वो बाइलिंगुअल होती हैं। अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इस सिलेबस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। हम सिलेबस में जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, हम उसी के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 से ढाई महीने के अंदर हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एराज। मतलब कि विशेष शिक्षा के इतिहास में, यहाँ पर 4 आना था, 4 युगों में विभाजित किया जाता है। देखिए, हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसको आप 4 भागों में बांटेंगे। इस वाले वीडियो में 4 भागों में बांटेंगे। अब 4 भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि ये जितने भी हमारे 4 युग रहे हैं, ठीक है, ये हमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला युग कौन सा आया था? एरा ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि बहिष्कार का युग। सबसे पहला युग था ये। ठीक है, ये था बहिष्कार का युग। इसमें आप देख लीजिए, मार्क्ड एन एक्सट्रीम एरा ऑफ इंक्लूजन, मतलब बहिष्कार में एक चरण के युग पर रूप में चिन्हित है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि बहिष्कार इस वाले युग में सबसे ज़्यादा होता था। बच्चों को मार दिया जाता था, कलंक समझा जाता था, आप ये समझिए। और बिल्कुल भी उनको ये समझा जाता था कि इस पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर ये कोई इस पे कोई काला जादू हुआ है, ये भी समझा जाता था। और इनको ये एक अभिशाप की तरह लिए जाते थे कि ये बच्चे जो हैं, अगर आपके घर में ये बच्चे हुए हैं तो ये एक अभिशाप है, ये एक भूत है, तो इनको अच्छा है कि जी तो पाएंगे नहीं, अच्छा है तो इनको मार दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये होता था कि जिस परिवार में ये स्पेशल बच्चा हुआ है उस परिवार को ही बहिष्कारित कर दिया जाता था, उस परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता था, उसको गांव से निकाल दिया जाता था। ठीक है, उस एरिया से निकाल दिया जाता था। उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी कि वो जो जितने भी उनके एरिया के जितने मतलब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो सभा होती थी या फिर कोई डिस्कशन होते थे जैसे पंचायतों में होता है, उसमें भी उनको पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा तो होता ही नहीं था कि माँ की अगर ममता भी कहे या फिर उनके पिताजी भी सोचे या फिर घर वाले भी सोचे कि हमारा बच्चा है, हम खुद इसकी देखभाल कर देंगे, तो उस टाइम सोसाइटी ऐसी थी, समाज ऐसा था कि बिल्कुल भी करने नहीं देता था। अगला सेकंड वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़
किल्ड और लॉक्ड बाय देयर ओन फैमिलीज़। देखिए, या तो मार दिया जाता था या फिर उनको बंद कर दिया जाता था। ठीक है, विकलांग बच्चों को उनके ही परिवारों ने मार डाला या फिर बंद कर दिया जाता था। ठीक है, बंद कहाँ पे कर दिया जाता था? एक जो हम बोलते हैं ना, एक डार्क रूम हो कि भाई अगर उसे बंद कर देंगे तो वो खुद ही वहीं पे मर जाएगा। इनका उद्देश्य एक ही रहता था कि ये जिंदा ना ही रहे तो ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लीजिए, समटाइम्स कॉल्ड बैड और ईविल, कभी कभी बुरा या अमंगल कहा जाता था, कभी कभी नहीं, सारी ही बार हमेशा इनको बुरा या फिर ईविल कहा जाता था कि भाई ये जो भी हुआ है ये बहुत अमंगल या फिर बहुत बुरी चीज़ हुई है, ये भगवान की सज़ा है, पनिशमेंट ऑफ गॉड्स। डिपेंड्स ऑन देयर फैमिली कम्प्लीटली, पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर होते थे। ठीक है, पूरी तरीके से परिवार पर निर्भर होते थे और परिवार का जो पहले भरण पोषण है वो काफ़ी मुश्किल से चल पाता था, इसलिए वो मार देते थे। स्टेट का जो भी तब पंचायत राज था या फिर जो भी राज था उस टाइम पे, जो स्टेट थी, जो उनका क्षेत्र था, ठीक है, वो बिल्कुल भी इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। इनकी कोई मतलब इनके रहने सहने का, इनका बेसिक नीड क्या रहेगा, कोई भी उन्हें ध्यान नहीं था, कोई भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता था स्टेट के द्वारा भी। ठीक है, यही तो होता था ना कि परिवार ने भी बहिष्कार कर दिया तो समाज ने भी कर दिया, और समाज से क्या बनता है? स्टेट बनती है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है या फिर कोई भी पंचायत बनती है, कोई भी समिति बनती है, तो उनके द्वारा भी इन बच्चों को जो है बहिष्कारित कर दिया जाता था। देन स्पेशल हॉस्पिटल्स फॉर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ वर सेटअप। देखिए, जो सबसे पहला चरण आया था, हमारा जो युग आया था, उसमें क्या था? फिजिकल मतलब शारीरिक, और मेंटल मतलब कि मानसिक जितनी भी विकलांगताएं थी उनके लिए सिर्फ अस्पताल खोले गए थे कि भाई अगर ये इनकी जो डिसेबिलिटी है, इनका जो एक स्थिति है, अगर इसमें कुछ बदलाव आ सके, कुछ बेहतर हो सके, तो उनके लिए क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल खोले जाएं। अभी भी इस वाले युग में स्कूल्स की बात नहीं की गई थी। और ये भी अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये भी मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें भी मान लीजिए कि एक क्षेत्र, मतलब 6-7 क्षेत्रों में से, ठीक है, 6-7 क्षेत्रों में से कहीं एक बहुत दूर दराज इलाके में हॉस्पिटल खुलता था। ठीक है, बट वो भी काफ़ी मतलब बहुत ही लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था, कहीं मीलों दूर तक जाके जाना पड़ता था। तो वो खुद ही हार थक के ये सोचते थे कि चलिए कोई बात नहीं, इनका कुछ होना तो है नहीं, तो लेके ना जाए। तो ये इस हिसाब से ये हॉस्पिटल वाले भी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ढील में रहते थे, काम नहीं करते थे, और इनके माँ बाप भी ढील में रहते थे जो कि इनका इलाज नहीं करवाते थे। ठीक है, दे सर्वाइव विदाउट एनी बेसिक ह्यूमन राइट। देखिए, जब उनको कोई भी मानव अधिकार नहीं करवाए जाते थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानव अधिकार, पहले युग जो हमने पहला युग पढ़ा, वो मानव अधिकार नहीं बिल्कुल भी इनको दिए जाते थे। एरा ऑफ एक्सक्लूजन, बहिष्कार का, अच्छा एक्सक्लूजन का अपोजिट क्या होगा? इंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सक्लूजन का जो है युग आया था, बहिष्कार का युग आया था, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जी द एरा ऑफ रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, उपहास और स्वीकार का युग। देखिए, उपहास भी उड़ाया जा रहा है और स्वीकार भी किया जा रहा है। फिर एक ऐसा भी युग आया कि कुछ लोग जुड़ते थे। देखिए, कुछ ऐसा वर्ग था, सोसाइटी का कुछ ऐसा वर्ग था, वो वर्ग कौन सा था? रिलीजियस लोग थे। रिलीजियस मतलब जो भगवान को या फिर अपने जिस भी गॉड पे वो बिलीव करते थे, जिस भी चीज़ पे वो बिलीव करते थे, उन लोगों को, वो लोग जो है इन बच्चों की सेवा करते थे, इन लोगों की सेवा करते थे। ठीक है, और इनके लिए जागरूकता फैलाने का काम करते थे। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से ही तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इनके जो, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स में मौलवी होते हैं, हिंदूज़ में मतलब पंडित जी वगैरह होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रिश्चियंस में फादर होते हैं। तो ये जितने भी लीडर्स होते हैं ना किसी रिलीजन के, इनके पीछे बहुत लोग जुड़े होते हैं, और जुड़े होने की वजह से ये संदेश देते थे सब में। इसी वजह से इन बच्चों का एक्सेप्टेंस का संदेश दिया था इन्होंने कि भाई स्वीकार, ये बच्चे जो हैं आखिरकार ये संतान तो आपकी ही है ना, तो स्वीकार कर लिया जाए इन्हें। तो क्या किया फिर? ऐसा एक युग आया धीरे धीरे कि लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, बट उपहास उड़ाते रहे, मतलब कि रिडिक्यूल करते रहे, उपहास का ये एक केंद्र बन गए। देखिए,
सबसे पहली लाइन यही है, एक्सेप्टेंस बट रेडिकुल, मतलब कि स्वीकार तो किया लेकिन उपहास उड़ाया गया। ठीक है। सेकंड देखिए, पीपल स्टिल थॉट दे आर पनिश्ड बाय गॉड। देखिए अभी भी लोग यही सोचते थे कि इनको जो है सज़ा दी जा रही है, दंडित किया जा रहा है, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। ठीक है। इसके बाद डिपेंड्स ऑन देयर फैमिली, अभी भी ये लोग अपनी फैमिली पर ही डिपेंड रहते थे। ठीक है। रिलीजियस पीपल टुक केयर ऑफ देम। देखिए ये अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी फैमिली में इनको इंक्लूड नहीं करते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। ठीक है। अब मारते तो नहीं थे इतने ज़्यादा, पर क्या है, बाहर छोड़ देते थे कि भाई अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा, बाहर छोड़ देते हैं, कभी ना कभी तो मर ही जाएगा। ठीक है। उनका मोटिव तो वही होता था, मारना होता था, पर उनको घर से बाहर मतलब छोड़ देते थे। कि जैसे हम लोग भी देखते हैं काफ़ी जगहों पे हमें दिख जाते हैं ऐसे लोग जो मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती और वो घूमते फिरते दिख जाते हैं हमें। ठीक है। तो ऐसे ही होता था पहले। क्या करते थे, पैदा हुए जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़े हुए और थोड़ा बहुत मैच्योर हुए, मैच्योर क्या मतलब थोड़े बहुत अपने शरीर को संभालने वाले हो गए, तभी उनको घर से जो है बाहर निकाल दिया जाता था। फिर कौन लोग उनका ख्याल करते थे? यही जो लोग जिन्होंने इन्हें अपनाने का संदेश दिया था, रिलीजियस पीपल जो थे। ठीक है। जो रिलीजियस पीपल थे यही लोग इनको क्या है, अपना लेते थे। चाहे फिर वो भले ही इनसे कुछ काम कराएं, चाहे वो भले ही इन्हें फिर किसी साधना में या फिर किसी प्रेयर में लगाएं। ठीक है। तो बट इन्हें अपना लेते थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद एरा ऑफ सिंपैथी और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सहानुभूति और संस्थागतकरण करने का युग। ठीक है। देखिए सिंपैथी आ गई थी अब, मतलब सहानुभूति से दिखाने लगे थे लोग। ठीक है। सहानुभूति देखिए अब क्यों सहानुभूति दिखाने लगे थे? परिवार से मैंने बताया कि ये निकाल दिए जाते थे। जो दूसरे परिवार थे जिनके बच्चों में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिनके घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो एक टाइम को ऐसे बोलते थे, हाय ये बेचारा, बताओ इसको घर से बाहर भेज दिया। ठीक है। फिर वो ऐसे घर जाके अपने मतलब समाज में जाके ऐसे बातचीत करते होंगे। ठीक है। तो बातचीत करते करते ये युग इस तरीके से फैला कि सब में एक सिंपैथी आती गई, एक सहानुभूति की भावना आती गई इन बच्चों के लिए या फिर इन लोगों के लिए कि भाई कुछ भी है इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए या फिर इन्हें बिल्कुल भी पागल नहीं समझना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए इस युग का नाम सहानुभूति का युग जो है पड़ा। ठीक है। सहानुभूति आने लगी तो इस वजह से ही इसका संस्थागतकरण हुआ, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। आगे पढ़ते हैं। द व्यूज ऑफ पीपल विद इम्पेयरमेंट गॉट क्वेश्चन। देखिए जो भी इन विकलांग लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था, उन पर सवाल उठाए जाने लगे कि भाई जैसे मैंने पिछले वाले एरा में आपको बताया कि जी मार दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, तो अगर उसने कुछ कर भी दिया, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस वजह से उसने कर दिया। अगर उसने कर दिया तो जो नॉर्मल पीपल होते थे वो उठा के उसको मारने पीटने लगते थे। ठीक है। तो कुछ ऐसे समाज में अच्छे लोग भी थे, उन्होंने फिर क्वेश्चन उठाना शुरू करा कि भाई आप इनको मतलब क्यों मार रहे हो, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, इनके साथ क्यों दुर्व्यवहार इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि घर से बाहर निकाला जा रहा है, मार दिया जा रहा है, या फिर आप इन्हें अगर ये कुछ गलत इनसे हो जाता है तो इन पर आप हाथापाई भी करते हैं, आप इन पर मतलब अपना जोर भी दिखाते हैं, हाथापाई करते हैं, जोर भी दिखाते हैं, इनको कभी भी मारने भी लग जाते हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है। एक मानवता को ये मतलब सहारा नहीं देती है ये बात। ठीक है। एक मानवता की अगर उसमें देखी जाए तो एक ये मानवता नहीं है। इनको मारना, घर से बाहर निकालना, इनको जान से ख़त्म कर देना, ये कोई मानवता नहीं है। तो कुछ इंसान ऐसे आए जो भले थे, वो कुछ इंसान ऐसे आए जो कि फिर इन लोगों पे, एक ऐसी कम्युनिटी पे, ऐसे लोगों पे क्वेश्चन उठाने लगे कि भाई आप क्यों मार रहे हैं, आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है। ठीक है। तो दुर्व्यवहार का बहिष्कार होने लगा, ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है सीन सिंपैथेटिकली फॉर गेटिंग देयर राइट्स। देखिए फिर उनको लगा, जब इन्हें लगा कि भाई इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, अब दुर्व्यवहार को रोका कैसे जाए, तो रोका कैसे जाए, उनको उनके अधिकार दिलवा दीजिए, ये दुर्व्यवहार भी रुक जाएगा।
ठीक है। इंसान एक स्वतंत्र कब होता है, इंडिपेंडेंट कब होता है? इंसान एक स्वतंत्र तभी होता है, तभी खुल के जी पाता है जब उसे उसके अधिकार दिए जाएं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, मतलब लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए, दुर्व्यवहार से बचने के लिए लोगों ने इनके साथ सहानुभूति दिखाई और इनको बोला गया कि इनको इनके जो राइट्स हैं वो मिल जाने चाहिए। और इसी एरा में जो है आरसीआई भी आ गया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। स्टेट वॉज फोर्स्ड टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एक्टिविस्ट। मतलब जी देखिए, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब कि कार्यकर्ता जो होते हैं, जो वॉलेंट्री मतलब अपने आप से ही आके कार्यबद्ध होते हैं, अपने आप से ही आके मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सामाजिक कार्यों में कि जी हम इनके लिए कुछ करेंगे, हम इस वर्ग के लिए ऐसा करेंगे, हम इस वर्ग के लिए अच्छा करेंगे। तो स्टेट के द्वारा, मतलब कि जो क्षेत्र होता था, जो राज्य होता था उसके द्वारा इन वाले एक्टिविस्ट, जो भी ये एक्टिविस्ट बनते थे समाज के, इन लोगों को बोला गया कि भाई आप जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, आप जो है इनकी जिम्मेदारी लेना शुरू करें कि ये कहीं ऐसे घूमे ना, ये इनको इनके परिवार वालों के जो है हैंड ओवर करा जाए, इनको जो है हॉस्पिटलों में दिखाया जाए, इनको जो है बिल्कुल इनको इनके राइट्स दिए जाएं। तो ये सारा काम जो है एक्टिविस्ट को दे दिया गया। ठीक है। और ये एक्टिविस्ट भी कौन बनते थे? मान लीजिए कि कोई 4 फैमिली है, चारों की फैमिली में विकलांग बच्चा एक पैदा हुआ, बट उस 4 में से एक फैमिली तो ऐसी होगी जो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती होगी, और वो जो करना चाहती होगी वही फिर एक्टिविस्ट बन गए। ठीक है, मतलब कि कार्यकर्ता बन गए जो इन बच्चों के लिए करना चाहते थे। तो इन्हीं एक्टिविस्ट को मिलाकर एकजुट कर दिया गया, और एकजुट करने के बाद क्या किया गया, इन लोगों को बोला गया कि आप अब इनकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट, राज्य द्वारा संस्थानों की स्थापना। देखिए संस्थान जब खुलने लगे, ठीक है, संस्थान जब खुलने लगे तो ये यही एक्टिविस्ट थे जो ये संस्थान खोल रहे थे जगह जगह पर। ठीक है, यही ये कार्यकर्ता थे जो ये मतलब संस्थान खोल रहे थे जगह जगह पर। क्या क्या चीज़ खोल रहे थे? आश्रम खोल रहे थे। ठीक है, शेल्टर होम्स खोल रहे थे। देख लीजिए, शेल्टर होम्स को क्या बोलते हैं? आश्रय गृह बोलते हैं। ठीक है, शेल्टर होम्स खोल रहे थे। ठीक है, पुनर्वास से जुड़ी संस्थाएं और उससे जुड़े विभिन्न संगठन स्थापित किए। देखिए आरसीआई जो कि मैंने बताया कि इसी वाले युग में आया था, तो ये जगह जगह पर ये केंद्र जो हैं ये खुलने लगे, और एक केंद्र मिलके ना इन्होंने अपनी एक चेन बना ली। ठीक है, इन्होंने अपनी एक चेन बना ली और फिर इनमें काम होना तेज़ी से शुरू हो गया। अब सबको बोला गया कि इनको इनके अधिकार भी दिए जाएं, इनको कोई घर से बाहर निकालता है तो हम परिवार को नहीं समझाएंगे, इनके लिए आश्रम खोले जाएं। ठीक है, इनके लिए आश्रय गृह खोले जाएं। ठीक है, पुनर्वास से जुड़ी इनके इंस्टीट्यूट खोले जाएं, मतलब कहीं सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाएं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब खोले जाएं इनके लिए। ठीक है, तो ऐसे संगठन जो है ये अपने में जोड़ते चले गए, इसलिए इनकी जो ये चेन है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, और ज़्यादा मजबूत हो गई। आगे चलते हैं। Therefore called an era of institutionalization, मतलब कि इसलिए संस्थागत करण का युग कहा जाता है। अब देख लीजिए संस्थागत का क्यों ये एरा कहा जाता है, युग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राज्यों में जगह जगह पर संस्थान खुलने लगे थे। छोटे हों बड़े हों उससे मतलब नहीं है, संस्थान तो खुल रहे थे ना, चाहे कोई पुनर्वास के लिए खुला हो, चाहे कोई आश्रम खुला हो, चाहे कोई आश्रय गृह खुला हो, कुछ भी खुला हो, जगह जगह आश्रय तो खुल रहे थे ना। और इस मतलब आश्रम या फिर आश्रय खुलने के वजह से इसको क्या कहा गया था? संस्थागतकरण कहा गया था। एरा ऑफ संस्थागत का युग कहा गया था, मतलब कि एरा ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द एरा ऑफ सेग्रीगेशन और आइसोलेटेड सेटिंग्स। देखिए एरा ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए सबसे पहले तो जो हम आज बात इंक्लूजन की या फिर इंटीग्रेशन की करते हैं, ठीक है, एकीकरण की करते हैं, वो पहले स्कूल नहीं थे ऐसे। शुरुआत कहाँ से हुई थी इनकी पढ़ाई की? स्पेशल स्कूल की। ठीक है, मतलब कि
इनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, अलग से इनके लिए स्कूल खोले जाएंगे, इनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्कूल की जो शुरुआत थी वो स्पेशल स्कूल की थी, मतलब कि विशेष विद्यालयों ने इन बच्चों की जो स्कूलिंग है या फिर इनकी जो शिक्षा है उसके लिए पहल की थी, और पहल की थी तो उसके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए थे। और पर इस एरा को, इस युग को क्या कहा जाता है? अलगाव या पृथक सेटिंग का युग। अब सेटिंग है, ठीक है, सेग्रीगेशन है। देखिए स्पेशल में तो हम लोग सेग्रीगेट करके ही पढ़ाते हैं ना बच्चे को, सेग्रीगेट करके ही पढ़ाते हैं। क्यों सेग्रीगेट करके पढ़ाते हैं? क्योंकि नॉर्मल बच्चा अलग पढ़ता है। सेग्रीगेट का मतलब अलगाव, नॉर्मल बच्चा अलग पढ़ता है, स्पेशल स्कूल में सिर्फ स्पेशल बच्चा पढ़ता है। ठीक है, यूनिक बच्चा पढ़ता है, डिफरेंटली एबल बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो इसको सेग्रीगेशन का या फिर आइसोलेशन का युग कहा गया था। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी 17वीं जो इसकी सेंचुरी थी, मतलब कि शताब्दी थी, वहाँ से ये इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, पीपल विद इम्पेयरमेंट स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज एडुकेबल। देखिए जब संस्था ये खुलने लगी, अलग अलग जगह पे संस्थान खुलने लगे, तब इनको पता लगा, इन संस्थानों के द्वारा, ये जो एक्टिविस्ट थे इनके द्वारा, कि भाई इनको तो पढ़ाया जा सकता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम काम सिखाते हैं, काम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। अगर ये काम सीख लेते हैं तो ये पढ़ने लिखने योग्य भी है। तो इन्होंने क्या किया फिर, ऐसे मान लीजिए इन पर 50 बच्चे हैं तो 5 ऐसे बच्चे निकालते थे जिसको हम जो एडुकेबल होते थे, मतलब कि शिक्षित किए जा सकते थे। ठीक है, तो इन बच्चों को इन्होंने अलग किया, अलगाव कर दिया। ठीक है, अलगाव कर दिया। आगे पढ़ते हैं। Based on the premises that humanity with its education and every human is the world in the world deserves to get education। देखिए किस लिए पृथक करे, किस लिए अलग करे इन 50 बच्चों में से इन बच्चों को? देखिए इसलिए पृथक करे क्योंकि इन्हें लगता था कि हर मानव को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा इनका अधिकार है। ठीक है, हर मानव को शिक्षित होना चाहिए, इस आधार पर कि मानवता शिक्षा के स्थान है और दुनिया का हर इंसान शिक्षा पाने का हकदार है। ठीक है, इसी इनके हट के कारण, इसी इनके एक स्टेप मान लीजिए कि इस युग में इन्होंने जो स्टेप लिया, इसी के कारण इन बच्चों को जो है शिक्षित किया जाने का स्टेप उठाया गया। मॉडर्निस्ट एंड साइंटिस्ट वे ऑफ थिंकिंग गिव बर्थ टू न्यू आइडिया सच एज इक्वालिटी। देखिए ये क्या था? ये एक मॉडर्न तरीका था, मतलब कि आधुनिक तरीका था, साइंटिफिक था, मतलब कि वैज्ञानिक तरीका था। अगर हम नई सोच रखते हैं, आधुनिक सोच रखते हैं, साइंटिफिक सोच रखते हैं, तो उसने हमारी एक नई सोच को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, जब ये बच्चे पढ़ने भी लगे, स्पेशल स्कूल में इनको भेजा जाने लगा, जब इनको पाया गया कि ये बच्चे तो सीखने पढ़ने योग्य हैं, तो एक शब्द बहुत चलने लगा जिसको हमने बोला इक्वालिटी, मतलब कि समानता। फिर कुछ लोग ऐसे बोलने लगे जो स्कूल में जाते थे, स्पेशल स्कूल में जो पढ़ते थे बच्चे, उनके परिवार वालों ने ही आवाज़ उठाई कि क्यों ना हमारे बच्चों को भी समान रखा जाए। ठीक है, तब ये वाला जो नाम है ये बहुत प्रसिद्ध होने लगा और इसने एक नई सोच को जन्म दिया जो कि थी समानता की सोच। ठीक है, और जब समानता की सोच आई, एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बॉर्न बट इन आइसोलेटेड सेटिंग। तो फिर इन सभी लोगों ने एक ये फैसले पर पहुँचे और इस फैसले ने कहा कि ठीक है, एजुकेशन तो दी जाएगी पर एक विशेष विद्यालय में दी जाएगी, विशेष शिक्षा दी जाएगी, नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल विद्यालयों में बच्चों को भेजा नहीं जाएगा। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कुछ आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बुक ऑफ स्पेशल एजुकेशन देखिए पंचतंत्र थी। ठीक है, किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। कब आई थी? पब्लिश 1997 में हुई थी। ठीक है, ये थे जी आपके विष्णु शर्मा जी, याद रखेंगे। फर्स्ट बुक इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय राजा कली शंकर, ठीक है, घोषल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एट वाराणसी। देखिए 1826 में फर्स्ट स्कूल जो है स्टार्ट किया गया राजा कली शंकर द्वारा। किन के लिए? सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए। ठीक है, सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए। कहाँ पर? वाराणसी 1826 में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहे जी, ऐसे थे ब्लाइंड स्कूल, ऐसे पढ़े जाते थे। देखिए ये ब्रेल बुक ही पढ़ रही है। ठीक है जी,
आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, देखिए फर्स्ट स्कूल डेफ एंड ब्लाइंड का मुंबई में खुला था 1886 में, ठीक है जी। हेलन केलर के नाम से भी अभी आप लोग इसे जानते हैं। देखिए ये हेलन केलर थी, ये हेलन केलर थी, ठीक। देखिए फ्रेंड्स ये हेलन केलर थी, ना तो इन्हें दिखाई देता था ना इन्हें सुनाई देता था, स्टिल ये काफ़ी अच्छा एजुकेशन में आगे बढ़ गई थी, ठीक है। और इन्होंने एजुकेशन को एक नई सोच दी थी, एक नए दायरे दिए थे, ठीक है। एक नई मतलब उम्मीद की किरण दी थी कि हाँ भाई इस तरीके से भी इन बच्चों को भी एजुकेट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एजुकेशन इन्होंने भी ली थी, ठीक है। इन्होंने भी एजुकेशन ली थी और काफ़ी स्कूल्स भी हैं हमारे इंडिया में भी और बाहर भी, जो कि हेलन केलर के नाम से चल रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट स्पेशल क्लासरूम इन मेन स्ट्रीमिंग, देखिए फर्स्ट स्पेशल क्लासरूम मेन स्ट्रीमिंग जो मुख्य धारा को दर्शाता हो, स्कूल आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय श्रीनिवासन इन 1954, देखिए 1954 में श्रीनिवासन द्वारा स्वतंत्रता के बाद मुख्य धारा के स्कूल में पहली विशेष कक्षा किसके द्वारा खोली गई थी? श्रीनिवासन के द्वारा खोली गई थी, ठीक है। पहली विशेष कक्षा, बस आप ये ध्यान रखिए कि श्रीनिवासन के द्वारा खोली गई थी और कब खोली गई थी, याद रखिएगा 1954 में, ठीक है जी। इसके बाद देख लीजिए केंद्र समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल स्कूल इन 1953। देखिए 1953 में ये जो बोर्ड था केंद्र समाज कल्याण बोर्ड ने औपचारिक रूप से 1953 में विशेष स्कूल की शुरुआत की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विशेष स्कूल की शुरुआत की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन आप जानते हैं जीन मार्क इटार्ड, ठीक है जी। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, जीन मार्क इटार्ड। इसके बाद पढ़ लेते हैं, ये है जीन मार्क इटार्ड, ठीक है जी। इसके बाद और राइट मैं ये हिंदी में लिखना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट ब्रेल बुक इन इंडिया, देखिए जी पहली जो ब्रेल की किताब थी किसमें? भारत में, वो थी बापूजी की झांकियाँ, ठीक है, बापूजी की झांकियाँ। फर्स्ट ब्रेल बुक इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सी थी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द फर्स्ट स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया वाज सेट अप एट अमृतसर 1887 में अमृतसर में सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको, ये तो पार्ट था हमारा एक थ्योरी बेस्ड जो आपको पता होना चाहिए, इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो होगा आपका ईयर बेस्ड, मतलब कि सन के हिसाब से कौन से सन में क्या चीज़ हुई थी और क्या आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी करने के लिए, स्पेशल एजुकेटर की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट, बाय बाय।